नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के बारे में, अर्थात शिक्षण शास्त्र। अब इंग्लिश पेडागोजी या पेडागोजी में क्या-क्या आता है, तो ध्यान देना। कोई भी लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर, तो उसमें कौन-कौन से प्रिंसिपल्स काम में लिए जाते हैं, अप्रोचेज़ काम में लिए जाते हैं, कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं, कौन से टेक्निक्स काम में ली जाती हैं, कौन से टीचिंग एड्स काम में लिए जाते हैं, वो सारा सब कुछ हम पढ़ते हैं शिक्षण शास्त्र के अंदर या पेडागोजी के अंदर, ठीक है? अब भाषा कोई भी हो सकती है, चाहे इंग्लिश हो सकती है, चाहे हिंदी हो सकती है, चाहे संस्कृत हो सकती है या कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन-सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में या इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। अब ध्यान देना दोस्तों, टीचिंग इंग्लिश एज़ अ सेकंड लैंग्वेज involves principles, approaches, methods and techniques। अब देखिए, समझिएगा, एक टीचिंग इंग्लिश जो इंग्लिश को पढ़ाना है या अंग्रेजी जो शिक्षण है, इसके रूप में जिसको एज़ ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीयक भाषा के रूप में लिया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर क्या-क्या इन्वॉल्व होता है? प्रिंसिपल्स जिसको बोला जाता है आपके सिद्धांत या नियम बोल दो, ठीक है? सिद्धांत, नियम या कानून जो भी है, अप्रोच को बोला जाता है, अप्रोचेज़ को, प्रविधि या पद्धति बोल दो, पद्धति बोला जाता है इसको, पद्धति। मेथड को बोला जाता है विधि या तरीका, और टेक टेक्निक्स को बोला जाता है तकनीक। अब ध्यान देना दोस्तों, पेडागोजी के अंदर क्या-क्या आता है? किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की प्रिंसिपल्स, अप्रोचेज़, मेथड्स एंड टेक्निक्स काम में ली जाती हैं, वो ओवरऑल जो स्टडी है, वो पेडागोजी के अंदर की जाती है, ठीक है? किसके अंदर की जाती है? पेडागोजी के अंदर। अब ध्यान देना, ये जो वर्डिंग है आपके सामने आई है, टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है, इन इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक नियम होता है। जैसे नियम का मतलब है, इट प्रिंसिपल प्रोवाइड द एंटायर डायमेंशन ऑफ अ लैंग्वेज। एंटायर डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब सारे के सारे आयाम प्रोवाइड करता है किसी भाषा को। किसमें? इन लर्निंग और टीचिंग, मतलब सीखने में और पढ़ाने में। तो ध्यान देना, कोई भी सिद्धांत या नियम क्या होता है? किसी भाषा को पढ़ाने के सभी प्रकार के जो आयाम होते हैं, वो सिद्धांत या नियम देता है, ठीक है? और सिद्धांत और नियम किसमें? जो काम में लिया जाता है शिक्षण में और अधिगम में। तो शिक्षण अधिगम में काम में लेने वाला जो काम में आते हैं, जो आयाम काम में ले जाते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायमेंशंस काम में ले जाते हैं, व्हाट आर दे? दे आर प्रिंसिपल्स। जैसे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ हैबिचुएशन, प्रिंसिपल ऑफ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो ध्यान देना, तो वो क्या है? सारे के सारे सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये हेल्प करता है या प्रिंसिपल हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन
अचीविंग इफेक्टिवनेस इन टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, समझो इसको। ये सहायता कर, जो सिद्धांत या नियम होते हैं वो शिक्षण अधिगम में, टीचिंग या लर्निंग, शिक्षण अधिगम को प्रभावी किस तरीके से बनाया जाए, इस चीज को अचीव करने में, इस चीज को अचीव करने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि जो अधिगम, शिक्षण अधिगम में जो प्रभाविकता है, इफेक्टिवनेस है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज, और ये किसी भाषा की प्रकृति को भी समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ब्रॉडर टर्म है, सबसे बड़ी टर्म है। ठीक है, या टेक्निकल वर्ड है ये। ठीक है, जिसको सिद्धांत या नियम बोला जाता है। ठीक है, ये इट प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर टू द लैंग्वेज, किसी भाषा को ये क्या उपलब्ध करवाता है, एक बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। ये क्या है, सिद्धांत या नियम है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें मैंने आपको ब्रीफ में बताई है, हालांकि आगे इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको वहां से वहां पर डिटेल बताया जाएगा। पद्धति क्या होती है, ध्यान देना। अप्रोचेज, अप्रोचेज, ध्यान देना, ये इसका शॉर्टर टर्म है। प्रिंसिपल का शॉर्टर टर्म्स है कि प्रिंसिपल में क्या इंक्लूड हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेज। वन प्रिंसिपल कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेज, उनके अलग अलग अप्रोचेज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के। ठीक है, अब ध्यान देना, पद्धति होती क्या है। हाउ अ लैंग्वेज कैन बी लर्न। ध्यान देना, अप्रोच क्या होता है, ये ये पद्धति की बात कर रहे हैं, ये पद्धति या अप्रोच की बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, या इट हेल्प्स हाउ अ लैंग्वेज कैन बी लर्न, कि भाषा या किसी भाषा को कैसे किसी भाषा का किस प्रकार से अधिगम किया जाता है, इस बात को समझने में जो सहायता करते हैं, दे आर अप्रोचेज। वो क्या कहलाते हैं, अप्रोच कहलाते हैं। अ फैक्टर दैट हेल्प्स इन हाउ अ लैंग्वेज कैन बी लर्नड, अधिगम को किस तरीके से, सॉरी, लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जाता है, इस बात में जो हेल्प करते हैं, वो फैक्टर क्या कहलाता है, आपके अप्रोच कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा की प्रकृति को समझने में भी अप्रोच हेल्प करता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज अ फैक्टर दैट हेल्प्स इन अचीविंग इफेक्टिवनेस इन टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, शिक्षण अधिगम में वह कारक जो शिक्षण अधिगम के प्रभाविकता को अचीव करने में क्या करता है, सहायता करता है, दैट इज प्रिंसिपल। अप्रोच क्या करता है, a factor that helps in how a language can be learned, भाषा को किस तरीके से अधिगम किया जाता है, ये वह ये जो इसमें जो सहायता करता है, ये फैक्टर क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है आपका। या फिर बोल सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा की प्रकृति को भी सीखने में हेल्प करता है। बात करते हैं मेथड की, तो ध्यान देना दोस्तों, ये अप्रोच होता है, मेथड से ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर यानी बड़ा टर्म है, वास्ट है। ठीक है, ये बड़ा टर्म है, इससे मेथड छोटा टर्म है।
तो ध्यान देना मेथड क्या होता है, जिसे विधि या तरीका बोला जाता है। इट इज अ मेथड इज अ शॉर्टर देन अप्रोच। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट डेवलप्स इन अ टीचर, या बोल सकते हैं व्हाट टू टीच और या एंड हाउ टू टीच। अब ध्यान देना यहाँ टीच शब्द आया है और यहाँ पे लर्निंग शब्द आया था। ये डिफरेंस है अप्रोच एंड मेथड के अंदर। अब ध्यान देना मेथड क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ सम एक्शंस, कुछ क्रियाओं का एक समुच्चय होता है, दैट हेल्प्स टीचर व्हाट टू टीच, जो कि एक टीचर को सहायता करते हैं क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, और कैसे पढ़ाना है। ये क्या है, मैंने क्या बताया, मेथड, वापस बोल रहा हूँ, मेथड इज अ प्रोसीड्यूर, एक क्रिया विधि है, या फिर बोल सकते हैं मेथड इज अ सेट ऑफ सम एक्शंस, कुछ क्रियाओं का एक समुच्चय है, दैट हेल्प्स टीचर, जो टीचर की सहायता करता है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, एंड हाउ टू टीच, और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो दैट इज मेथड। समझ में आ गया होगा। तो ये तो पढ़ाने यानी कि ये शिक्षण में काम करता है, और मेथड ऑलवेज हेल्प्स टीचर इन टीचिंग। ठीक है, जबकि अप्रोच बिलोंग्स टू पीपल एंड टीचर, बट मेथड्स, ठीक है, डायरेक्टली मेथड का जो संबंध होता है वो टीचर से होता है, डायरेक्ट रिलेशन। बात करते हैं टेक्निक्स की। व्हाट इज द मीन बाय टेक्निक्स, तो टेक्निक क्या होता है दोस्तों, टेक्निक का मतलब ये फैक्टर्स होते हैं, या फिर ये जो फैक्टर है, इट दिस फैक्टर हेल्प्स इन लर्निंग अ लैंग्वेज इजीली, मतलब किसी भी भाषा को सीखने का, इट हेल्प्स इन लर्निंग लैंग्वेज इजीली, मतलब भाषा को, या इट मेक्स लर्निंग इजी। ये जो तकनीक है, जो अधिगम, टीचिंग बोल सकते हैं, इट मेक्स टीचिंग और लर्निंग इजी। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए टेक्निक्स क्या होती हैं। दिस फैक्टर मेक्स टीचिंग और लर्निंग इजी, मतलब ये क्या बनाता है, आसान बनाता है, किसको, शिक्षण या अधिगम, शिक्षण अधिगम को क्या बनाता है, आसान बनाता है। तो तकनीक वह कारक है जो कि शिक्षण अधिगम को क्या करता है, आसान करता है, तो दैट इज टेक्निक्स। वो क्या कहलाते हैं, तकनीक कहलाते हैं। तो आपके सामने आ गया, और इन्हीं के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब शुरू करें मेथड, क्योंकि मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा करते हैं मेथड्स ऑफ अ इंग्लिश टीचिंग, या टीचिंग इंग्लिश, या शिक्षण की जो विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है इन इंग्लिश, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 2 भागों में बांटी जा सकती है। फर्स्ट वन इज ओल्ड मेथड, जिसे क्या कहा जाता है, ओल्ड मेथड। इसमें दोस्तों 2 मेथड आते हैं आपके, एक तो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड वन इसमें आता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसका, इसको क्लासिफाई किया गया था 2 भागों में। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन ओल्ड मेथड, जिसमें 2 हैं, सेकंड वन न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स में फर्स्ट वन है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। सेकंड वन सब्स्टिट्यूशनल मेथड,
एंड थर्ड वन बाइलिंगुअल मेथड। तो ध्यान देना दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में टीचिंग मेथड को। पहला है ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड बोल दो, चाहे इसको बोल दो क्लासिकल मेथड बोल दो, या फिर इसको बोल दो ट्रेडिशनल मेथड बोल दो। ठीक है, देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो प्राचीन काल में इन primarily these methods वर यूज्ड, शुरुआत में यही मेथड काम में लिए गए थे इन टीचिंग इंग्लिश, या लैंग्वेज पढ़ाने के अंदर या इंग्लिश पढ़ाने के अंदर कौन से ये ओल्ड मेथड काम में लिए गए थे। अब ओल्ड मेथड में भी पहला जो मेथड था वो जीटी मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एंड सेकंड वन डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान देना दोस्तों, जो ओल्ड मेथड्स थे ना, दे डोंट हैव एनी साइकोलॉजिकल बेस, उनका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं था, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? पहले जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी। वो क्या थी? टीचर सेंटर्ड थी। इसका मतलब वो कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं था इसका। और these have only philosophical base for teaching, पढ़ाने का क्या एक दार्शनिक आधार ही था। पढ़ाने का क्या था? एक दार्शनिक आधार था, फिलोसफिकल बेस था, नॉट साइकोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं था। तो इन दोनों का कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं था ओल्ड मेथड्स का। ओल्ड बोल दो, चाहे क्लासिकल मेथड बोल दो, या ट्रेडिशन मेथड बोल दो, जिसमें भी सबसे जो पुराना मेथड था वो क्या था? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करके आया था आपके नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड बोल दो। तो ये जो नेचुरल मेथड है, इट वाज द, या बोल सकते हैं इट इज द लिंकिंग बिटवीन जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एंड डायरेक्ट मेथड। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी थी नेचुरल मेथड। इसको थोड़ा मॉडिफाई ये हुआ था, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड आया था। अब देखो डिफरेंस क्या है ओल्ड मेथड और न्यू मेथड्स में। इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं था, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं हुआ करता था ओल्ड मेथड्स का, पुराने जो मेथड्स का। न्यू मेथड्स का साइकोलॉजिकल बेस हुआ करता था, मनोवैज्ञानिक आधार हुआ करता था फॉर टीचिंग, पढ़ाने का। ठीक है, या बोल सकते हैं फॉर टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो मेथड बोल सकते हैं मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जीटी मेथड, अलग अलग पढ़ेंगे। इसका थोड़ा मैंने बेस बता दिया कि भाई इनको दो भागों में इस तरीके से बांटा गया है। जीटी मेथड शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे जीटी मेथड भी कहा जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, टीचिंग लर्निंग का जो फर्स्ट मेथड था वो कौन सा था? जीटी मेथड, या जिसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। अब देखो इस शब्द से पता चल रहा है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अनुवाद किया जाता है। किसमें? तो इसमें अनुवाद कैसे होता है, ध्यान देना दोस्तों। इसमें फॉरेन जो फ्रेजोलॉजी है उसका मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाता है। फॉरेन फ्रेजोलॉजी का मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है, या जीटी मेथड। इट इज अ ओल्डेस्ट मेथड। कैसा मेथड है? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मेथड है, याद रखना। ओल्डेस्ट मेथड है दोस्तों।
ऑल। अब ध्यान देना दोस्तों, ये पूछते तो नहीं है, फिर भी आपको पूछ ले कि कौन-कौन से जो पेडागोजिस्ट थे या जो शिक्षण शास्त्री थे, जिन्होंने इस मेथड का एडवोकेसी की या इसके पक्षधर थे या इसका समर्थन किया। तो ध्यान देना कि ये जो पेडागोजिस्ट थे या शिक्षण शास्त्री थे, जिसमें जॉन मेडिंजर, प्लॉज, जॉन सेडेनस्टकर और ऑलेंड्रॉफ, कौन थे? ऑलेंड्रॉफ। तो ये इस मेथड के पक्षधर थे। अब ध्यान देना दोस्तों, शुरुआत में ये जो मेथड है इसको बोल सकते हैं, देखो, इट इज नॉन एज क्लासिकल मेथड, इसको बोल सकते हैं नॉन एज क्लासिकल मेथड। इसको किस रूप में जाना जाता है? क्लासिकल मेथड, क्लासिकल का मतलब क्या हो गया? परंपरागत जो विधि है इन टीचिंग इंग्लिश, वो कौन सी है? जीटीएम मेथड है। कौन सा मेथड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। कौन सा मेथड है दोस्तों? जीटीएम, याद रखना। तो इसको किस रूप में जाना जाता है? क्लासिकल मेथड के रूप में। ध्यान देना दोस्तों, इट इज नॉन एज पर्शियन मेथड इन यूएसए, नॉन एज यूएसए में इसको किस रूप में जाना जाता है? पर्शियन मेथड के रूप में। ये भी आपको मायने में रखना है, ठीक है? कौन से मेथड को? जीटी मेथड को, या व्याकरण अनुवादन विधि बोला जाता है इसको, व्याकरण अनुवादन विधि बोल सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना दोस्तों, इस मेथड में क्या होता है, इसका कोई, देखा जाए तो इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार तो नहीं है। इट डजंट हैव एनी साइकोलॉजिकल बेस बट ओनली फिलोसफिकल बेस। इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है इस विधि का, शिक्षण की इस विधि का। कौन सा? केवल और केवल क्या है? फिलोसफिकल आधार है, ठीक है? दार्शनिक आधार आधार है। तो ध्यान देना, इट डजंट हैव एनी साइकोलॉजिकल बेस बट फिलोसफिकल बेस। फिलोसफिकल बेस का मतलब क्या है? ध्यान देना, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक आधार तो नहीं है इसका। फिलोसफिकल बेस का मतलब क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट थ्रू ट्रांसलेशन, मतलब अनुवादन के थ्रू। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवादन के थ्रू। ये जो जीटीएम मेथड अंग्रेजी में काम में लिया जाता है पढ़ाने में। कैसे? ट्रांसलेशन में कैसे? ध्यान देना कि जैसे एप्पल, पहले से हमें सेव का पता है, तो टीचर क्या करेगा, एप्पल को, एप्पल जो वर्ड है इसका हिंदी अर्थ बताएगा हमें। क्या ये क्या है? एप्पल मतलब सेव। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ये क्या है? दिस इज अ जीटी मेथड या जीटीएम मेथड बोल सकते हो इसको। तो इस तरीके से मदर टंग में ट्रांसलेशन करता है। मदर टंग का मतलब जो मातृभाषा होती है उसके अंदर ट्रांसलेशन किया जाता है। अब ट्रांसलेशन किसका किया जाता है? हर एक शब्द का। तो ध्यान देना इसमें, इस मेथड की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ दिस मेथड बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ दिस मेथड इज वर्ड। क्या होती है? शब्द होती है। इस मेथड की जो इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होती है। और शब्दों का क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है। किसमें? मदर टंग में। तो वर्ड
is translated in मदर टंग। ये याद रखना, मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाता है शब्दों का। इसमें इस मेथड में जो इकाई होती है या इस मेथड की जो इकाई होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ दिस मेथड इज व्हाट, या यूनिट ऑफ जीटी मेथड इज व्हाट, दैट इज वर्ड, यानी शब्द। वाक्य में जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द ही इसकी इकाई होती है। और जो शब्द हैं उनका जो अनुवाद किया जाता है किसमें, मदर टंग में, मातृभाषा के अंदर। अब मातृभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, तो हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो क्या, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो एक कुछ चीजें आपको पता चल गया होगा, आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, कि जीटीएम मेथड में क्या क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही चर्चा चल रही थी अभी। तो मैंने क्या बता दिया, जीटीएम मेथड मतलब व्याकरण अनुवादन विधि बोला जाता है। इसमें अनुवादन किया जाता है किसके अंदर, मदर टंग के अंदर। ठीक है, मतलब फॉरेन जो फ्रेजोलॉजी है, जो फॉरेन लैंग्वेज की जो फ्रेजोलॉजी है, जो शब्दकोश है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो मदर टंग में किया जाता है, मातृभाषा के अंदर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें मदर टंग डोमिनेंट होती है। मदर टंग इज डोमिनेटेड। मदर टंग क्या होती है इसमें, डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। ठीक है, मदर टंग प्रभावी होगी, क्योंकि और मैंने क्या बताया, जीटी मेथड की जो यूनिट है किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो एक शब्द से इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एक वर्ड होती है, शब्द होती है। तो शब्द का हिंदी मतलब मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाता है अंग्रेजी से हिंदी में। जैसे मैंने अभी बताया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो कैट मतलब बिल्ली, डी डॉग मतलब कुत्ता, एफ मतलब फॉक्स। तो इस तरीके से ये क्या है, ये है जीटीएम मेथड। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो फिलोसफिकल बेस बताया था कि ट्रांसलेशन काम में लिया जाता है, कि लैंग्वेज इज टॉट थ्रू ट्रांसलेशन, ये तो मैंने बता ही दिया। लैंग्वेज इज टॉट थ्रू ट्रांसलेशन। लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाता है, भाषा को या इंग्लिश को, लैंग्वेज मतलब यहाँ चर्चा हो रही है इंग्लिश भाषा की, तो इंग्लिश भाषा को पढ़ाया जाता है कैसे, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन, अनुवादन के थ्रू। और जो कि अनुवादन किस में होता है, मदर टंग में। और कैसे अनुवादन होता है, ध्यान देना, मैंने बताया आपको शब्दों के रूप में, जैसे दे, बाई, मैंगो, मैंगोज लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना, ये दे है तो इसका हिंदी अर्थ कर दिया, जैसे वे, बाई खरीदना, मैंगोज आम, इस तरीके से। तो हमारी जो मदर टंग क्या है वो हिंदी है, तो जो फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश है, इसकी जो फ्रेजोलॉजी है उसको किसमें ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में। वही क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटीएम मेथड है। और इसमें क्या शब्दों का कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या है, वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, उस शब्द को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनिट ऑफ दिस, वापस लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ जीटी मेथड इज वर्ड। वो क्या है, शब्द है। यूनिट ऑफ दिस मेथड इज व्हाट, इज व्हाट, वर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक बात का और ध्यान देना, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होती है, इस लैंग्वेज की आत्मा होती है, दैट सोल ऑफ लैंग्वेज होती है, व्हाट इज दैट, दैट इज ग्रामर, दैट इज ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड या अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग मेथड,
द सोल ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट, दैट इज ग्रामर। तो सोल ऑफ लैंग्वेज इज ग्रामर। ठीक है, तो इस भाषा की जो आत्मा होती है वो क्या होती है, व्याकरण होती है। इसीलिए तो इसको क्या बोला, ग्रामर अनुवादन विधि या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोला जाता है इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने बताया अनुवाद करके, अनुवाद कौन करेगा, टीचर करेगा, बच्चों के सामने टीचर करता है। तो टीचर क्या मदर टंग में ट्रांसलेशन कर देता है, एक सेंटेंस के टुकड़े करके शब्दों के रूप में उसको ट्रांसलेशन करके और बच्चों को पढ़ा देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान देना इसमें, इसमें टीचर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। टीचर इज डोमिनेटेड। टीचर क्या होता है, प्रभावी होता है। अर्थात ये जो मेथड है वो कैसा है, टीचर सेंटर्ड है। ये मेथड कैसा है, टीचर सेंटर्ड है। ये मेथड कैसा है दोस्तों, टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसीलिए तो ये क्या है, इट डजंट हैव एनी साइकोलॉजिकल बेस। इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार होता तो क्या होता है, वर्तमान में जो टीचिंग मेथड काम में ले जाते हैं स्कूल्स के अंदर या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने में, वो क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, पीपल सेंटर्ड होते हैं, छात्र केंद्रित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो व्याकरण पढ़ाई जाती है वो कैसे पढ़ाई जाती है, ये देखना। ग्रामर इज टॉट, ग्रामर इज टॉट बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर व्याकरण पढ़ाई जाती है, देखो इसमें भाषा पढ़ाई जाती है। भाषा में क्या होते हैं, शब्द, पहले शब्द और शब्दों को जोड़ के क्या बनाया जाता है, वाक्य। तो इसमें कैसे, ऐसे ध्यान देना, शब्द से वाक्य बनता है, शब्दों से वाक्य, ऐसे। तो इस तरीके से शब्द से वाक्य की ओर बढ़ते हैं, मतलब पार्ट टू होल, पार्ट टू होल। समझ में आया ना, अलग अलग शब्दों का क्या हिंदी अर्थ बताया जाएगा, शब्द मिलकर वाक्य बनाएंगे तो पार्ट होगा ना, शब्द शब्दांश हो गया, और शब्द से होल यानी वाक्य बन गया। तो अंश से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं। इस ये जो मेथड है, दिस मेथड फॉलो द मैक्सिम ऑफ, मैक्सिम ऑफ फ्रॉम पार्ट टू होल, मतलब अंश से पूर्ण की ओर का ये जो मैक्सिम है ये फॉलो करता है। कौन सा वाला, अंश से पूर्ण की ओर। तो ध्यान देना, ग्रामर इज टॉट बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के जो नियम होते हैं उनके द्वारा ही व्याकरण, यानी व्याकरण को व्याकरण के नियमों के आधार पर पढ़ाया जाता है। ये ओल्डेस्ट मेथड है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इट ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली का मतलब क्या है, निगमनात्मक तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण, पहले नियम फिर उदाहरण, फर्स्ट रूल देन एग्जाम्पल, रूल देन एग्जाम्पल, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी जीटीएम मेथड के करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो इसमें बुक एंड टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, बुक एंड टेक्स्ट बुक इज यूज्ड। ठीक है, बुक और टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये है, बुक और टेक्स्ट बुक को काम में लिया जाएगा तो ध्यान देना, टीचर जैसे बोलता है तो उस तरीके से अनुसरण करते हैं। तो मैंने बोला टीचर इज डोमिनेटेड इन द क्लासरूम, वो टीचर इज डोमिनेट इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में डोमिनेंट होता है। ठीक है, टीचर। तो टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली 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 का मतलब क्या हो गया? निगमनात्मक। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्या बताए जाते हैं? फर्स्ट रूल, रूल टू एग्जाम्पल। फर्स्ट रूल देन लेटर एग्जाम्पल। पहले ग्रामर के रूल बताए जाएंगे, जैसे नाउन है तो नाउन के कौन कौन से रूल हैं, ठीक है। व्याकरण ऐसे पढ़ाई जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा है तो नाउन है, नाउन के क्या क्या रूल है, फिर रूल बताए जाएंगे, फिर एग्जाम्पल दिए जाएंगे, फिर रूल एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको वर्ब पढ़ा रहा है, फर्स्ट रूल देन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के जो अप्रोच को क्या बोला जाता है, या इस प्रकार के मैक्सिम को क्या बोला जाता है? डिडक्टिव मैक्सिम बोला जाता है, डिडक्टिवली अप्रोच बोला जाता है, निगमनात्मक अप्रोच बोला जाता है इसको, ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल। तो आप ऐसे भी याद रख लेना, डिडक्टिव का मतलब फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है इसको, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया जाता है पार्ट टू होल। इट फॉलोज दैट मैक्सिम ऑफ फ्रॉम पार्ट टू होल। पार्ट टू होल। अब देना अंश से पूर्ण की ओर। ये मैक्सिम का मतलब समझ रहे हो ना? ये मतलब इस प्रकार की कहावत को फॉलो करता है मेथड। कहावत मान लो किससे? कि अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर कैसे? अंश क्या था? शब्द ना, पार्ट। यूनिट ऑफ दिस मेथड इज अ वर्ड, शब्द था। और होल क्या है? सेंटेंस। होल क्या होता है? सेंटेंस। मैंने बताया था आपको। तो पार्ट क्या होता है? वर्ड होता है, अंश हो गया। और होल क्या है? सेंटेंस है। इसीलिए ये कौन से मैक्सिम को फॉलो करता है? इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ फ्रॉम फ्रॉम पार्ट टू होल। इस मैक्सिम को ये फॉलो करता है। समझ में आ गया होगा कि शब्द होता है वो तो पार्ट हो गया, होल क्या? सेंटेंस हो जाता है इसके अंदर। या बोल सकते हैं इसको, इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ नॉन टू अननोन। फ्रॉम नॉन टू अननोन। ध्यान देना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नॉन यानी ज्ञात से अज्ञात। अब ज्ञात से अज्ञात क्या? मुझे सेव के बारे में पहले से पता है, आई नो द सेव, बट आई डिड नो एक्चुअली व्हाट द एप्पल मीन। मतलब एप्पल का मतलब क्या होता है, तो मुझे बाद में किसी टीचर ने बताया सेव ये है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया ना, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको कुछ बेसिक्स हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है कि बुक या टेक्स्ट बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है। ग्रामर डिडक्टिवली या निगमनात्मक विधि से पढ़ाई जाती है इसमें। या फिर बोल सकते हैं ग्रामर इज टॉट बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को ग्रामर के रूल्स के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, नॉट बाय द यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर की उपयोगिता के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, के द्वारा इस ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए। अब हम कुछ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी इस विधि की क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या-क्या बुराइयाँ हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर नहीं पूछते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है? तो मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की ओर चर्चा कर लेते हैं। हालाँकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मैंने लगभग इसका 90% पार्ट बता दिया था। इसका इतना ज़्यादा पार्ट मेरिट्स और डिमेरिट्स में मैंने छोड़ा नहीं था, वहीं पे बता दिया आपको। तो वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और उन्हीं के अराउंड क्वेश्चन घूमता है जीटी मेथड के अंदर। फिर भी देख लो कुछ मेरिट्स ऑफ जीटी मेथड की, जो बोल सकते हैं इसकी अच्छाइयाँ क्या है इस मेथड की या इस शिक्षण विधि की, और बुराइयाँ क्या हैं। अब देखिए दोस्तों, इट एस्टेब्लिशेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फॉरेन फ्रेजोलॉजी एंड मदर टंग। अब ध्यान देना, फॉरेन फ्रेजोलॉजी का मतलब होता है जो बाहरी जो शब्दावली है और मदर टंग के मध्य जो मातृभाषा है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बंध बन जाता है। अब मुझे पता है, जैसे एप्पल मतलब सेब, ठीक है? इस तरीके से दोनों भाषाओं की फ्रेज़ोलॉजी के मध्य क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बंध बन जाता है। ये क्या जीटी मेथड में ऐसा होता है, जो कि सही होता है कुछ हद तक। सेकंड की बात करें, इट इज़ इकोनॉमिकल, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल है। इट इज़ बोल सकते हैं इट इज़ अ चीप मेथड, बहुत सस्ता मेथड मेथड है। बिकॉज़ इट कैन बी यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लास, जो ओवर क्राउडेड क्लास होती हैं, जिन क्लासेस में ज़्यादा बच्चे होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये जो टीचिंग मेथड है वो काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये जीटी मेथड वहाँ पे आसानी से लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है इससे। थर्ड की बात करें, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ध्यान देना, कॉम्प्रहेंशन की टेस्टिंग करने के लिए इस मेथड को काम में लिया जाता है, तो ये थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन की टेस्टिंग के लिए ये जो काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की, कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो ध्यान देना, इट अवॉइड्स दीज एस्पेक्ट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक बात का ध्यान देना, देखो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू लर्न अ लैंग्वेज, या व्हाट इज द राइट अप्रोच टू टीच अ लैंग्वेज, तो एक करेक्ट या एप्रोप्रिएट जो अप्रोच है वो क्या होती है, जिसमें एस्पेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें एल एस आर डब्ल्यू होनी चाहिए। अब एल एस, एल का मतलब लिसनिंग, भाषा को पढ़ाने में ये, यानी किसी भी भाषा के डायमेंशन या एस्पेक्ट्स की बात करें, चार होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये होता है। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, इसमें टेक्स्ट बुक को काम में लिया जाता है या बुक को, तो बुक से क्या रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है? रीडिंग करवाई जाती है, तो ये वाला एस्पेक्ट तो पूरा हो रहा है। राइटिंग टेक्स्ट बुक से करवाई जाती है, राइटिंग भी होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई एम्फेसाइज नहीं किया जाता लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर, इसको अवॉइड कर दिया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग को अवॉइड किया जाता है इसमें, ठीक है? और एम्फेसाइज किसके ऊपर किया जाता है, ओनली किस पे, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट्स इट। अब ध्यान देना, इट अवॉइड्स आर्टिकुलेशन। अब बताओ, स्पीकिंग को ही अवॉइड कर दिया, तो स्पीकिंग से रिगार्डिंग क्या, आर्टिकुलेशन है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति किस तरीके से कोई बंदा या कोई पीपल है या कोई स्टूडेंट है, आ, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करेगा किसी बात को, किस प्रकार से बोलेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता इसमें, तो इसको अवॉइड किया जाता है। तो आर्टिकुलेशन को अवॉइड हो गया। लैंग्वेज, भाषा का आर्टिकुलेशन किस तरीके से होता है, अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, उसका इस मेथड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इंटोनेशन, उतार चढ़ाव भाषा को बोलते वक्त, इसी को, तो ये स्पीकिंग का ही तो पार्ट है, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनंसिएशन। तो उतार चढ़ाव को भी अवॉइड कर दिया और प्रोनंसिएशन, उच्चारण को भी। तो ये क्या है, इसेंशियल पार्ट है लैंग्वेज के, लेकिन यहाँ पे क्या अवॉइड किया गया है। थर्ड देखो, स्टॉप्स स्टूडेंट फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली। अब जीटी मेथड क्या करता है, बच्चों को स्वतंत्रता से सोचने के लिए क्या कर देता है, मतलब उनको रोक देता है, वो फ्रीली नहीं सोच पाते हैं।
अब बताओ किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसी भाषा में सोचना भी ज़रूरी होता है। अब ट्रांसलेशन कर के इंसान बोल तो नहीं सकता, ना समझ सकता है। आप इंग्लिश मूवी देखोगे, इंग्लिश मूवी का वहाँ पे क्या डिक्शनरी खोल के बैठ जाओगे हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, हैं? ये हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो बोल क्या रहे हैं? तो आप डिक्शनरी लेके थोड़ी बैठ जाओगे, वो मूवी नहीं समझ सकते इस तरीके से। तो वहाँ पे सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे जो थॉट्स है आपकी भी वैसी ही होनी चाहिए। मतलब एक बंदा या जो स्टूडेंट या पीपल है जो सीख सीख रहा है, तो अगर वो फ्रीली सीख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है साइकोलॉजिकल बेस्ड है और ये क्या है साइकोलॉजिकल बेस्ड नहीं है मेथड। इसीलिए यहाँ पे टीचर डोमिनेंट होता है क्लासरूम में। टीचर बोला टाबरन है हाँ बोलो, पढ़ लो रे बाँच लो। टाबरन क्या बोला बाँच लो किताब, अब बाँच लो। बाँच ली टाबर। अब टाबर बच्चे एक शब्द बोले अभी को हिंदी अर्थ हाँ, यो आवे थाने हाँ, यो शब्द टपसो है, इको हिंदी अर्थ यो अब बोले दो बोले दो। अब कोई आ गयो ग्रामर को रूल, ग्रामर की बात आई पहले नियम बताया फिर उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया, उदाहरण लिख दिया। अब ये चीज़ें होगी उनकी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस प्रकार के टीचर डोमिनेंट है। बच्चा कोई मान लो पूछ भी लिया तो अरे बैठ जा, लैपटॉप खाएगी मतलब ये भी होता है। पर अब तो आजकल के टीचर नहीं करते। हार्ड वर्किंग हो गए जो बहुत जो रिटायर हो चुके पहले और उनके लिए भी मैं नहीं बोल रहा कि वो वो ऐसा ही करते थे एज़ ए अजम्पशन है कि ऐसा करते होंगे, क्यों दिन तैयार थी। तो देखिए दोस्तों, अब